तभी साहिल कहता है, तो ये 2 दिन तुम मेरे साथ बिताओगे? साहिल का सवाल सुन अमन कहता है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे पहले हम अलग रहते थे तब भी तो साथ ही थे ना। तो मुस्कुराते हुए साहिल कहता है, हाँ पर अब थोड़ा अलग हैं। ये कहते हुए साहिल की आंखें अमन के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। साहिल का बात सुन अमन घूरते हुए कहता है, कि अब क्या नया हो गया? तो चिढ़ते हुए साहिल कहता है, रहने दो ये सब, ये बताओ कल फ्री हो तुम? तो अमन भी हाँ कह देता है और सवाल करता है, पर क्यों? अमन का ये छोटा सा सवाल सुनते ही साहिल के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने पहले से ही कोई प्लान बना रखा हो। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक ही ख्याल, बस ये 2 दिन किसी तरह अमन के साथ यादगार बना दे। तो झट से साहिल कहता है, लंदन आए हो तो चलो ये पूरा 2 दिन हनीमून मनाते हैं, साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कहते वक्त साहिल की आवाज में मजाक भी था और प्यार भी, जैसे वो सच में चाहता हो कि दुनिया की सारी टेंशन से दूर बस ये 2 दिन सिर्फ वो और अमन हो। तो मुस्कुराते हुए अमन भी ओके कह देता है। फिर झट से अमन कहा, परी को भी साथ ले चलेगे, ठीक है? परी को साथ ले चलेगे? खुद में ही ये बात रिपीट कर साहिल कहता है, उसे क्यों लेकर जाना है, बच्ची है वो। साहिल के चेहरे पर हल्की सी नाखुशी आ जाती है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि अगर परी साथ गई तो अमन का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। तो अमन कहता है, बहुत क्यूट है, मुझे उसके साथ खेलना है। ये कहते हुए अमन की आंखों में चमक आ जाती है। उसे बच्चों से सच में बहुत लगाव था और ये बात साहिल भी अच्छी तरह जानता था। अब अमन को बच्चों से कितना लगाव है ये तो साहिल अच्छे से जानता था और ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर साहिल परी को साथ लेकर गया तो अमन पूरे वक्त परी के साथ ही खेलता रहेगा और बेचारे साहिल की तरफ देखेगा भी नहीं। ये सोचकर ही साहिल के दिल में हल्की सी जलन सी होने लगती है। उसे खुद पर ही हंसी भी आती है कि वो एक छोटी सी बच्ची से भी जल रहा है और ये साहिल किसी भी कीमत पर होने दे सकता था नहीं, पर इस वक्त वो अमन से कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए ठीक है कह देता है। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी जलन शायद सिर्फ वही समझ सकता था। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे लंदन के सड़कों पर। रात की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे लगी लाइट्स पूरी सड़क को सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। लोगों की भीड़ थी, लेकिन उन दोनों के लिए जैसे उस वक्त पूरी दुनिया ही गायब हो गई थी। अमन का हाथ अपने हाथ में लिए साहिल बस उसे महसूस कर रहा था, जैसे डर हो कि कहीं ये पल भी उससे छिन ना जाए। तभी साहिल अमन की तरफ देख कहता है, आज तुम्हारे रूम चलूं मैं, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ वक्त बिताए। साहिल की आवाज इस बार थोड़ी धीमी थी, उसमें चाहत भी थी और झिझक भी। साहिल का बात सुन अमन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, नजरें नीचे झुक जाती है और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके लाल हुए चेहरे को देख साहिल उसके चेहरे पर हाथ रख प्यार से कहता है, डोंट वरी जान, मेरे दिमाग में कोई डर्टी ख्याल नहीं आ रहा है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। साहिल के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। साहिल का बात सुन अमन उदास हो कहता है, सॉरी। अचानक अमन का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सॉरी सुन साहिल झट से कहता है, कहा ना तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है तो क्यों कह रहे हो। साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं था जब अमन खुद को दोष देने लगता था। तो उदास होते हुए अमन कहता है, जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे बहुत रूडली बात किया था और गुस्से में तुमसे ये भी कहा था कि तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे करीब आते हो। ये कहते हुए अमन की आवाज हल्की कांप जाती है। उसे याद आते ही शर्म भी आ रही थी और दुख भी। ये सुन साहिल अमन को अपने बाहों में भर प्यार से कहता है, जो हो गया सो हो गया जान, बस इतना याद रखना कि मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया बल्कि हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और अगर पूरी जिंदगी भी तुम मुझे अपने करीब आने से मना करोगे ना, तो मैं कभी नहीं आऊंगा और उसके बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना कि अभी करता हूँ। साहिल की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द में सच्चाई थी, जैसे वो दिल से ये वादा कर रहा हो। साहिल का बात सुन अमन उससे दूर हो चिढ़ते हुए कहता है, शट अप, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम हर वक्त सिर्फ मेरे करीब रहो और दोबारा ये मत कहना। अमन की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से वाली प्यारी सी झुंझलाहट भी थी। तो साहिल मुस्कुराते हुए अमन के माथे पर प्यार से चूम कहता है, फाइन मेरे एंग्री बर्ड, अब नहीं कहूंगा तो चले तुम्हारे होटल। तो मुस्कुराते हुए अमन भी हाँ कह देता है। फिर दोनों ही निकल जाते हैं होटल जाने के लिए। कार की खिड़की से बाहर लंदन की चमकती रात दिखाई दे रही थी। सड़कें, लाइट्स,
और ठंडी हवा सब कुछ जैसे इस पल को और खूबसूरत बना रहे थे। और कुछ ही देर में दोनों रूम आ जाते हैं तो अमन रूम का दरवाजा लॉक कर साहिल के पास आ जाता है। साहिल को इस शर्ट में देख अमन के दिल में हलचल हो रहा था, और हो भी क्यों ना, साहिल इतना हैंडसम लग ही रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट उसकी पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। अमन की नज़रें बार बार उसी पर टिक जा रही थीं। वही साहिल बेड पर रखे ट्रॉली को देख कहता है, तुम मुझे छोड़कर जाने की तैयारी में थे, वो भी अकेले। ये सुन अमन बड़ा सा मुस्कान अपने होठों पर ला बस हाँ कह देता है। उसकी मुस्कान में हल्की सी शरारत थी, जैसे वो जानबूझकर साहिल को छेड़ रहा हो। तो साहिल भी आगे कुछ नहीं कहता और उसकी ट्रॉली से एक टी-शर्ट और ट्राउज़र को निकाल अमन की तरफ देख कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ। वो उठकर जाने ही वाला था तभी अमन उसके हाथ को पकड़ कहता है, मत करो, अभी थोड़ी देर और रहो ना ऐसे ही। अमन की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी चाहत थी। अमन का बात सुन साहिल उसके बगल में बैठ कहता है, क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो तुम? तो शर्माते हुए अमन कहता है, क्योंकि इस शर्ट में तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हो, नज़र हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। ये कहते हुए अमन की नज़रें झुक जाती हैं और उसके गाल फिर से हल्के लाल हो जाते हैं, जबकि साहिल बस उसे प्यार भरी मुस्कान के साथ देखता रह जाता है, जैसे उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मिल गई हो। अमन का प्यारा बात सुन साहिल पैर मोड़कर आराम से बेड पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रख नर्म आवाज में कहता है, और कहो, जितना भी तुम्हारे दिल में है वो सब कुछ कह दो। आज मैं सच में सुनना चाहता हूँ कि मेरा अमन मुझसे कितना प्यार करता है। साहिल की आंखों में उस वक्त एक अलग ही नरमी थी, जैसे वह हर शब्द को अपने दिल में सहेज लेना चाहता हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अमन के गालों को सहला रही थीं और कमरे में फैली हल्की सी खामोशी दोनों की दिलों की धड़कनों को और साफ सुनाई देने दे रही थी। तो गहरी सांस लेते हुए अमन कहता है, जब पहली बार तुम्हारे घर आया था तो मुझे याद है तुमने यही शर्ट पहना था और उस दिन भी तुम मुझे इतना ही अट्रैक्टिव लग रहे थे जितना आज लग रहे हो। तुम्हें पता है उस दिन मैं तुम्हारे पास मजबूरी में आया था, पर अब वही मजबूरी मेरे जिंदगी का सुकून बन गया है, और मैं अपने सुकून को खुद से दूर कभी नहीं जाने देना चाहता हूँ। अमन ये कहते हुए साहिल की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी और एक सच्चा सा प्यार भी, जिसे छुपाना अब उसके लिए नामुमकिन था। इतना कह अमन साहिल के होठों के करीब जाते हुए कहता है, आई लव यू साहिल। इतना कह अमन साहिल के होठों को प्यार से किस करने लगता है। वही साहिल भी अमन के कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होठों को पेशेंटली किस करने लगता है। उस पल जैसे दोनों के लिए पूरी दुनिया रुक गई थी। किस करते हुए ही साहिल अमन को बेड पर सुला देता है और होठों को किस करते हुए उसके गर्दन को भी किस करने लग जाता है। वही अमन अपना हाथ साहिल के कंधे पर रख उसके प्यार में डूब जाता है। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अमन की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं और साहिल का हाथ अब भी उसके कमर को थामे हुए था, जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। उस पल में ना कोई डर था ना कोई दूरी, बस दो दिल थे जो एक दूसरे में खो चुके थे। दूसरी तरफ इंडिया में रात का 8 बज रहा था। शहर की सड़कों पर हल्की हलचल थी, पर युवराज के घर के अंदर एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था। वही ऋषि अब तक युवराज के घर में पड़ा था। उसे देख युवराज गुस्से में ऋषि के पास आ कहता है, और कितना दिन तुम्हें मेरे घर पर रहने का इरादा है? होटल है ना, वहां जाकर रहो, क्यों मेरा सरदर्द बनने की कोशिश कर रहे हो? युवराज का गुस्सा भरा बात सुन ऋषि को बहुत बुरा लग रहा था, तो वह अपना मासूम शक्ल बना कहता है, तुम मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करते? आखिर हूं तो छोटा बच्चा ही ना मैं। ऋषि की आंखें सच में थोड़ी उदास हो गई थीं। वह बस चाहता था कि युवराज उससे थोड़ा प्यार से बात करे। ऋषि का मासूम चेहरा देख युवराज अपने गुस्से को कंट्रोल कर ऋषि के बगल में बैठ जाता है और उसके आंखों में देख कहता है, ऋषि तुम यहाँ रहो या ना रहो मुझे दिक्कत नहीं है, पर मेरे साथ रहने में तुम्हें खतरा है, इसलिए नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। युवराज की आवाज़ अब पहले से थोड़ी धीमी थी, जैसे वह सच में उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। खतरा है? ये सुन ऋषि झट से कहता है, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो तो मुझे किसी से कैसा खतरा हो सकता है? ऋषि के मासूम सवाल को सुन युवराज एक गहरा सांस लेते हुए कहता है, क्योंकि मैं यहाँ वेकेशन मनाने नहीं आया हूँ, एक बहुत बड़ा मिशन के लिए आया हूँ। ऐसा मिशन जिसमें बहुत रिस्क है और कोई भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है और बेवजह तुम पर हमला कर सकता है। मिशन? ये सुन मासूम ऋषि की आंखों में चमक आ जाता है और एक्साइटेड हो युवराज की तरफ देख कहता है, कैसा मिशन? तो मुस्कुराते हुए युवराज कहता है, ऐसा मिशन जो बच्चों को नहीं बताया जा सकता है। तो चिढ़ते हुए ऋषि कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट हो चुका हूँ,
देखो अब ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया है और मुझे किसी को डेट करने का भी ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है। तो युवराज खड़ा हो किचन जाते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम खुद को बच्चा कह रहे थे। तो खड़ा होते हुए ऋषि कहता है, वो तो तुम्हें इमोशनल करने के लिए बस कह दिया, पर इंटेंशन नहीं था। ऋषि के बातों को इग्नोर कर युवराज कहता है, बकवास बंद करो और बताओ कि क्या खाओगे। तो ऋषि भी युवराज के पास जा प्यार से कहता है, तुम जो प्यार से खिला दोगे वो खा लूंगा। वही युवराज ऋषि को घूरते हुए कहता है, पक्का। तो ऋषि भी हाँ कह देता है और वही स्लेव पर बैठ जाता है। तो चिढ़ते हुए युवराज ऋषि को स्लेव पर से उठा अपने गोद में उठा लेता है। वही ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है युवराज सिंह, आज रोमांटिक मूड में लग रहा है। वही युवराज उसे गोद में ही उठा हॉल में आ उसे सोफे पर फेंक देता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कचरा हो। तो ऋषि झट से कहता है, क्या कर रहे हो युवराज, मुझे लग जाती तो युवराज वापस किचन के तरफ जाते हुए कहता है, बहुत इरिटेटिंग हो तुम। इतना कह युवराज चला जाता है। वही ऋषि अपना सड़ा हुआ शक्ल बना कहता है, देखना एक दिन इसी इरिटेटिंग लड़के को तुम अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं दोगे, मुझे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहोगे। इतना कह ऋषि टीवी ऑन कर लग जाता है फिर से कार्टून देखने में। दूसरी तरफ ईशान और यश रात का खाना खाने के लिए वही फार्म हाउस में बैठे खा रहे थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और फार्म हाउस के चारों तरफ फैली खामोशी उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी यश ईशान की तरफ देख कहता है, वैसे अब ये भी बता दो कि ये फार्म हाउस है किसका, क्योंकि तुमने कहा था। यश इतना कहा ही था, ईशान खुद ही कहता है, झूठ कहा था, ये भी मेरा ही है। वही यश चिढ़ते हुए खुद में ही कहता है, बाय गॉड, इसके जितना झूठा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा, किस्मत ही खराब है, मेरा एक झूठे इंसान के चक्कर में पड़ा हूँ। यश को खुद में ही बड़बड़ाता हुआ देख ईशान कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता यश, तुम्हें इस झूठे इंसान से प्यार हो चुका है। ये सुन यश अपना मुंह फूला खाने लगता है। तभी ईशान यश की तरफ देख कहता है, वैसे पूछोगे नहीं, टाउन से इतना दूर जहाँ कोई आता जाता ना हो वैसे जगह पर ये घर क्यों बनवाया हूँ। ईशान का सवाल सुन यश उसे घूरते हुए कहता है, अब मेरे लिए तो बनवाया होगे नहीं। यश का बात सुन ईशान कुछ न कह बस मुस्कुरा देता है। ईशान की मुस्कान को देख यश को पता नहीं क्यों लगने लगता है कि ये घर ईशान ने शायद उसी के लिए बनवाया हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही हो। वही ईशान अपना और यश का प्लेट लिए किचन चला जाता है और यश हॉल में जा पूरे घर को गौर से देखने लगता है। ये घर बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया गया था जैसा कि यश को पसंद था। दीवारों के रंग से लेकर खिड़कियों की बनावट तक सब कुछ। और ये सोचते हुए यश खुद में ही कहता है, क्या सच में ईशान ने इतना सुंदर घर मेरे लिए बनवाया होगा। खुद में ही ये सवाल कर वो खुद में ही कहता है, इम्पॉसिबल, मुझे और ईशान को मिले हुए सिर्फ कुछ समय ही तो हुआ है और उसने कहा था उसे मुझसे प्यार कॉलेज में हुआ था। और ऐसा थोड़ी हो सकता कि वो मुझे पहले से जानता हो और प्यार करता हो। इतना कह वो ऊपर रूम जा बेड पर लेट जाता है। वही ईशान भी रूम में आ दरवाजा को लॉक कर यश के बगल में बैठ लैपटॉप को निकाल अपना काम करने लगता है। लेकिन काम करते करते भी उसकी नज़र बार बार यश पर जा रही थी और यश भी आंखें बंद किए हुए था पर सोया नहीं था। वही युवराज का भी डिनर बनकर तैयार हो चुका था। किचन में हल्की हल्की दाल की खुशबू फैल रही थी और गर्म चावल से भाप उठ रही थी। टेबल पर एक सादगी भरा लेकिन सुकून देने वाला खाना सजा हुआ था। युवराज बड़े आराम से प्लेट और कटोरी को सही से लगाते हुए खाना टेबल पर रख देता है। तो एक्साइटेड हो ऋषि भी चेयर को खिसका कर बैठने को था। उसके चेहरे पर भूख से ज्यादा शरारत और उत्सुकता दिखाई दे रही थी। तभी अचानक युवराज ऋषि का कॉलर पकड़ कोल्डली कहता है, बैड मैनर्स ऋषि, जाओ जाकर पहले हाथ धोकर आओ। युवराज की आवाज भले ही शांत थी लेकिन उसमें एक सख्ती साफ महसूस हो रही थी। तो ऋषि बड़ा सा मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में कहता है, क्या फायदा, खाना तो चम्मच से ही है। इतना कह ऋषि बैठने को था तो युवराज कड़क आवाज में कहता है, नहीं धोकर आओगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि एक पल को ऋषि भी चौंक गया। तो चिढ़ते हुए ऋषि कहा, फाइन, जा रहा हूँ। इतना कह वो किचन जा हाथ को अच्छे से धोकर वापस आकर चेयर युवराज के बगल में सटाकर बैठ जाता है और एक्साइटेड हो कहता है, क्या स्पेशल बनाए हो खाने में। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी जैसे उसे किसी शानदार डिश का इंतजार हो। तो युवराज सारे खाने का ढक्कन को निकाल देता है। वही ऋषि हैरान हो कहता है, दाल और चावल बनाए हो। वही युवराज झट से कहता है, और टमाटर की चटनी।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे इस सादे खाने पर भी गर्व हो। तो ऋषि अपना सड़ा सा फेस बना कहता है, मुझे लगा कुछ यम्मी बना रहे होगे। उसकी बात सुन युवराज हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। तो युवराज ऋषि के प्लेट में खाना परोसते हुए कहता है, ये खाना दुनिया का बेस्ट खाना है और मेरा फेवरेट भी, तुम खा कर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब युवराज इतने प्यार से कह रहा तो इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। तो ऋषि आगे कुछ नहीं कहता है और बस युवराज के चेहरे को देखने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि युवराज के अंदर कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा। खाना लगाने के बाद युवराज खाना शुरू कर देता है। वही ऋषि खड़ा हो कहता है, मैं किचन से चम्मच लेकर आता हूँ अपने लिए। तो युवराज ऋषि का हाथ पकड़ प्यार से कहता है, चम्मच से क्यों, हाथ से खाओ, हाथ से खाने में टेस्ट का पता चलता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। युवराज का बात सुन ऋषि बैठ जाता और युवराज की तरफ देख मासूम आवाज में कहता है, मुझे हाथ से सच में खाना नहीं आता है, तुम खिलाओगे अपने हाथ से। ऋषि की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी मासूमियत थी। ऋषि का बात सुन युवराज उसे घूरते हुए कहता है, आज तक ऋतिक को नहीं खिलाया, जो मेरा भाई है, तो तुम्हें क्यों खिलाऊं। वही मुस्कुराते हुए ऋषि कहा, अब ऋतिक और मुझमें फर्क है ना। कौन सा फर्क, ये सवाल कर युवराज उसे घूरने लगता है। तभी ऋषि झट से कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम खिला रहे हो या नहीं। अपने आंखों को रोलकर युवराज ऋषि का प्लेट का सारा खाना अपने प्लेट में डाल लेता है और खाने को मिक्स करने लगता और ये देख ऋषि के होठों पर मुस्कान छा जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी छोटी सी जिद पूरी हो गई हो। वही युवराज खाने को हाथ में ले ऋषि के होठों के सामने बढ़ा देता है। तो ऋषि भी झट से खा लेता है। उसे खिलाने के बाद युवराज खुद भी खाना खाने लगता है। आज पहली बार था जो ऋषि को अपने हाथ से कोई खिला रहा था और ये सोचते हुए ऋषि थोड़ा उदास हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है जिसे वो छुपाने की कोशिश करता है। वही युवराज उसके उदास चेहरे को देख कहता है, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो बता दो, मैं कुछ और बना दूंगा। वही ऋषि झट से कहता है, अरे नहीं, खाना बहुत अच्छा है, वो पहली बार कोई अपने हाथों से खिला रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। इतना कह मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा खालीपन युवराज साफ महसूस कर सकता था। तभी युवराज ऋषि को खिलाते हुए कहता है, क्यों मल्होत्रा फैमिली में कोई नहीं है जो तुम्हें खिलाए? युवराज के सवाल को सुन ऋषि भी खाना खाते हुए कहता है, अमेरिका में रहता था तो मॉम और डैड दोनों ही काफी बिजी रहते थे। उन दोनों के पास मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं होता था, इसलिए हमेशा फ्रेंड्स के साथ घूमता एंजॉय किया करता था और बस इंडिया आना चाहता था क्योंकि यहाँ शगुन मम्मा और यश दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर हल्की मुस्कान मगर उदासी भरी आवाज में आगे कहता है, और हाँ, शगुन मम्मा भी मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। पर इतना कहते हुए वो रुक जाता है। उसकी आवाज अचानक धीमी हो जाती है। तभी युवराज कहता है, पर क्या? तो झट से ऋषि कहता है, जब से ये ईशान मेरे यश की जिंदगी में आया है तब से यश के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता और अब वो बात भी कम करने लगा है मुझसे ईशान की वजह से। फिर चिढ़ते हुए कहता है, आई हेट ईशान। ईशान का बुराई ऋषि की जुबान से सुन युवराज कड़क आवाज में कहा, ठीक है, अब शांति से खाना खाओ। युवराज का कड़क आवाज सुन ऋषि गुस्से में कहा, तुम भी ईशान के साथ मिले हो ना? ऋषि का सवाल सुन युवराज झट से कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? ये सुन ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वह युवराज की तरफ देख कहता है, क्यों दे रहे हो? वो बुरा है और गलत भी, मेरे भाई को यूज कर रहा है। तो युवराज कठोर आवाज में कहता है, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। खाना खाने हो गया है तो रूम में जाकर सो जाओ, कल जल्दी उठना है तुम्हें और कल मैं खुद तुम्हें होटल छोड़ के आऊंगा। इतना कह युवराज टेबल से प्लेट को उठा किचन की तरफ चला जाता है। उसकी चाल में हल्की सी झुंझलाहट थी लेकिन चेहरे पर अभी भी वही ठंडा भाव। वही चिढ़ते हुए ऋषि कहता है, मैं भी देखता हूँ कल कैसे मुझे लेकर जाते हो। उसके चेहरे पर गुस्सा और जिद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वक्त ऐसे ही बीत चुका था, सुबह का समय हो रहा था। वही जल्दी सोने की वजह से यश का नींद भी जल्दी खुल जाता है तो वह बेड से उठने ही वाला था तभी ईशान उसका हाथ पकड़ नींद में ही कहने लगता, मुझे छोड़कर मत जाओ बेबी बॉय। ईशान की आवाज बहुत धीमी और मासूम थी, जैसे वह किसी डर से लड़ रहा हो। उसकी उंगलियां यश के हाथ को कसकर पकड़े हुई थी, मानो सच में उसे खो देने का डर उसके दिल में बैठा हो। ईशान का नींद भरा बात सुन यश उसे शक भरी नजरों से घूरते हुए ईशान के चेहरे के पास जा चेक करने लगता है कि वो सच में सोया है या फिर नाटक कर रहा है।
तभी यश को रियलाइज होता कि ईशान सच में सोया है। ईशान के चेहरे पर गहरी नींद की मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल शांत और बराबर चल रही थी। तो वह प्यार से ईशान के बाल को छूते हुए कहता है, सॉरी ईशान, पर अगर तुम ऐसे ही मेरी फैमिली के पीछे पड़े रहोगे तो मैं तुम्हें सच में छोड़कर चला जाऊंगा। ईशान, प्यार मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है पर फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं फैमिली को ही चूज करूंगा। बट आई प्रॉमिस, प्यार पूरी लाइफ तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में और कभी कोई नहीं आएगी। इतना क्या, यश ईशान का हाथ अपने हाथ से छुड़ा बाथरूम चला जाता है। जाते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर ईशान को देखा भी। ईशान वैसे ही शांत सो रहा था। उसके जाने के कुछ समय बाद ईशान का भी नींद खुल जाता है और वह उठते ही यश को ढूंढने लग गया। तभी बाथरूम से शावर का आवाज आता तो वह बाथरूम के पास जा कहता है, यश हो गया है तो जल्दी निकलो, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। उसकी आवाज में हल्की सी जल्दबाजी थी, लेकिन साथ ही एक आदत भी, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले यश से बात करना उसके लिए जरूरी हो। वही यश बाथरूम का दरवाजा को खोल देता और ईशान की तरफ देख कहता है, जाओ, मेरा हो गया है। इतना कह यश जाने को था तभी ईशान उसका हाथ पकड़ कहा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, इंतजार करो मेरा, फिर साथ ही कुछ खाएंगे फिर चलेंगे। तो यश भी ओके कह देता है। वही यश तब तक तैयार हो बेड पर बैठ जाता है। कमरे में हल्की खामोशी फैल जाती है। यश का मन अजीब सा हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी यश के फोन में उसके चाचू का कॉल आता। अपने चाचू का नाम देख यश मुस्कुराते हुए झट से फोन को उठा अपने कान पर लगा कहता है, हाँ चाचू, आप कैसे हो? वही नरेन गुस्से में कहता है, कहाँ हो यश तुम? नरेन की आवाज सुनकर ही यश समझ गया कि वो बहुत गुस्से में है। नरेन का सवाल सुन यश क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी नरेन कहते हैं, ईशान के साथ उसके फार्म हाउस गए हुए हो राइट? तो यश बस हाँ कह देता है। तभी उसके चाचू गुस्से में ही कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, ईशान को छोड़ जल्दी यहाँ आओ। इतना कह नरेन कॉल काट देता है। वही यश नरेन का कहा टाल नहीं सकता था, तो वही ईशान के बाहर निकलने से पहले ही जाने का सोचता है, क्योंकि अगर ईशान जाते हुए देख लेगा तो उसे जाने देगा ही नहीं। खुद में ही ये सोचते हुए यश फोन को पॉकेट में रख नीचे चला जाता है और घर साफ कर रहे बूढ़े आदमी के पास जा कहता है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अगर ईशान मेरे बारे में पूछे तो आप बता दीजिएगा। तो वह आदमी भी ठीक है कह देता है। वही यश घर के बाहर निकल जाता और कार के पास ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। यश का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अपने ईशान को ऐसे बिना बताए जाने का, पर अब वो कर भी क्या सकता था। तो उदास हो कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कार आगे बढ़ जाती है लेकिन यश का दिल जैसे वहीं पीछे रह गया हो। दूसरी तरफ लंदन में सुबह की ठंडी हवा लंदन की सड़कों को और भी खूबसूरत बना रही थी। हल्की धूप आसमान में फैल चुकी थी और शहर धीरे धीरे जाग रहा था। साहिल अमन दोनों साथ ही होटल से निकल चुके थे, तो अमन साहिल की तरफ देख उदास हो कहता है, तुम मुझे इतनी सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहे हो? साहिल, मुझे भूख लगा है, चलो ना पहले कुछ खा लेते हैं। अमन सच में भूखा भी था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि साहिल सुबह से कुछ बता नहीं रहा था। अमन का बात सुन साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, बस 5 मिनट और जान, फिर पहुंच जाएंगे। तो अमन झट से कहता है, पर कहाँ? तभी साहिल अपनी कार को रोक देता और सामने दिखाते हुए कहता है, मेरा घर। इतना कह साहिल कार से उतर जाता है और अमन भी, फिर दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के सामने खड़े होकर अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अमन बहुत नर्वस हो रहा था, तो साहिल उसका हाथ पकड़ कहता है, इट्स ओके जान, नर्वस मत हो, मैं हूं ना और ये तुम्हारा ही घर है। ये सुन अमन के होठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर दोनों साथ ही घर के अंदर चले आते हैं। उनके जाते ही जानवी दोनों के पास जा अमन का हाथ साहिल के हाथ से छुड़ा उसे अंदर ले आती है। ये देख साहिल अपना चिढ़ा हुआ चेहरा बना जानवी को घूरने लगता है। जानवी अमन को सोफे पर बैठा लेती और अमन की तरफ देख प्यार से कहती है, पिछली बार तो तुम चाय भी नहीं पी पाए थे ठीक से, तो आज बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? अमन कुछ कहता उससे पहले ही साहिल कह देता है, बताया तो था आपको क्या बनाना है, प्लीज भाभी टाइम वेस्ट मत कीजिए ना। तभी जानवी कहती है, ओह साहिल, इतना जल्दी क्या है, अभी तो आया है अमन, पहले चाय नाश्ता करने दो फिर खाना खाएगा ना। तो साहिल झट से कहता है, नहीं मुझे अमन के साथ डेट पर जाना है और पहले ही 9 बज गए हैं। साहिल का बेशर्मों की तरह कहता देख अमन का चेहरा शर्म से लाल पीला हो रहा था, तो जानवी भी ज्यादा सवाल ना कर मुस्कुराते हुए सर्वेंट से कह खाना लगाने को कहती है। अमन को घर का खाना खाना था, इसलिए साहिल उसे आज अपने घर लेकर आया था। घर में बनी खाने की खुशबू पूरे डाइनिंग एरिया में फैल चुकी थी।
तो डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है और तीनों बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। अमन के चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि काफी समय बाद उसे घर जैसा खाना और घर जैसा माहौल मिल रहा था। थैंक यू।